आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की वो शानदार बिल्डिंग जिसका सीधा रास्ता देश के ताकतवर गलियारों की तरफ जाता है, यही वो बिल्डिंग है जिसके उद्घाटन का फीता प्रधानमंत्री रहते स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने काटा। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष नहीं सोनिया गांधी भी वहां चहलकदमी करती दिखाई दी, जहां इमाम हरम खाना काबा के कदम पड़े। गौर ये कि दुनिया भर की अहम शख्सियत वहां अक्सर दिखाई देती रही हैं। उसी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बड़े राजनेता, नौकरशाह, कारोबार, शिक्षा जगत की हस्तियां मेंबर हैं। वहां अध्यक्ष की कुर्सी पर नामवर शख्सियत बैठने के लिए बेताब हैं और चुनाव में ताल ठोक चुकी हैं, इस अज़्म के साथ कि मौजूदा अध्यक्ष सिराज कुरैशी को मात का मजा चखाना है। अपोजिशन की तरफ से लंबे वक्त से सदारत के ओहदे पर फाइज सिराज कुरैशी पर करारे प्रहार हो रहे हैं। आरएसएस नेताओं से कुर्बत का मुद्दा भी उछल रहा है। इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सिराज कुरैशी की तरफ से फिलहाल उनका जवाब सामने नहीं आया है। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में गुजरे दिनों कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद के पैनल की मीटिंग हुई थी। उसके बाद अब बिहार काडर के सीनियर आईएएस अफजाल अमानुल्लाह और उनके पैनल की हिमायत में इंटेलेक्चुअल ने सिर जोड़ा। इस मीटिंग में चुनाव को लेकर बहुत सी दरपर्दा बातें भी सामने आईं। मसलन सलमान खुर्शीद को लेकर कहा गया कि पहले उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और बाद में खामोशी से नामांकन करा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स कमाल फारूकी ने सलमान खुर्शीद पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया, तब जबकि सलमान खुर्शीद कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन तमाम मेंबर के बेहद जोर डालने पर तैयार हुए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो हम प्रैक्टिकल बात कर लें कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है या नहीं है, और अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन सेंटर के मकासद के ऊपर पूरा उतरता है, कौन इसके इथोस को समझता है, कौन जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को बनाने वालों का जो ख्वाब था कौन इसको पूरा करेगा, उसके ऊपर हमको करना पड़ेगा। अब जहाँ तक सवाल ही पैदा होता है कि हम कम से कम 2-3 लोगों के ताल्लुक से तो बहुत क्लियरली समझते हैं कि वो चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन वो बेसिकली आपसे ये कहकर उठ जाएंगे कि हाँ हाँ हम कंसेंसस कर लेंगे, लेकिन बेसिकली वो आपको भी और आपके ज़रिए बाकी आपके सारे सुनने वालों को भी सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। उसकी वजह ये है कि उनमें से किसी की कोई इंटेंशन नहीं है। और मैंने सीधी सीधी आपको बात, मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई बात को चबा कर कहूँ। सलमान खुर्शीद साहब मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और उनका पुराना वाला इलेक्शन भी मैंने लड़ाया था, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो बिल्कुल डेड श्योर आई एम टेलिंग यू कि मसले कि वो किसी हालत में बैठने वाले नहीं। और जब उन्होंने हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा किया कि हम रात को बात करके आ रहे हैं कि हाँ, उन्होंने कहा कि हम मसले के अफजल अमानुल्लाह साहब के हक़ में वो काम करेंगे, और सुबह को वो बाकायदा जब हम इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जा रहे हैं उस वक्त उन्होंने अपने आदमी को बुलाकर कहा। और आप ये देखिए कितनी उनकी हिम्मत है। और ये बिल्कुल ये मैं वो बात कह रहा हूँ और आपको इस पर कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि उनको वहाँ बराबर वाले कमरे में बैठने का कोई हक़ नहीं था, मॉरली कोई हक़ नहीं था। जब इलेक्शन हो रहे हों तो कैंडिडेट बिल्कुल वो नहीं कर सकता वहाँ बैठकर, लेकिन वो बराबर वाले कमरे में बैठकर हमको बुलाकर ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ये आपसे जो मैंने कल वायदा किया था वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि हमारे लोग बाग तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जो आदमी मसे के रात के को गुफ्तगू करने के बाद और सुबह को बदल जाए, उससे अब क्या तवक्को रखते हैं। तो यहाँ ये बात करना कि भाई हम मसे के सबको राज़ी कर लेंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारे यहाँ सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो कि लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और अभी भी अगर हम सब कह देंगे बैठ जाओ अफजल भाई, बैठ जाएगा। बट इज़ इट पॉसिबल। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हम 2 आदमियों का नाम यहाँ आया और हम दोनों का नाम का आपके ताल्लुक़ से मतलब कि आपके यहाँ जो हमारे दोस्त हैं वजी, उनके बाकायदा उन्होंने खबरों में लिखा भी है और मैंने तो बाकायदा ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। अदीब भाई ने वो सारा ड्रामा किया था कि हम इलेक्शन में यूनानिमिटी करेंगे, और उन्होंने सुबह को मसे के हम अगले दिन जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक फंक्शन किया था, और एक फंक्शन उन्होंने 3-4 दिन बाद वहाँ किया। कहाँ किया? जवाहर भवन के अंदर किया, बड़ा फंक्शन किया, पूरा फंक्शन भरा होता। उसमें उन्होंने सलमान खुर्शीद को बुलाया और बाकी और लोगों को बुलाया। नहीं बुलाया उन्होंने तो अफजल अमानुल्लाह और बाकी सारे लोगों ने बुलाया। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने अदीब साहब से बाद में बात पूछी कि आपकी हम जो इज्जत कर रहे थे कि आप कम से कम किसी का पक्षपाक्ष नहीं लेंगे, आपने वहाँ बुलाया
افضل امان اللہ نے کہا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آپ کنسنسس کر لو. آپ کے پاس کیا کوئی اور کینڈیڈیٹ ایسا ہے؟ اب آپ نے 4-5 دن بعد ایک بڑا فنکشن جواہر بھون کے اندر جب کیا ہے تو آپ کا فرض ہوتا تھا کہ افضل امان اللہ کو ہی بلاتے, لیکن آپ نے افضل امان اللہ کو نہیں بلایا اس فنکشن کے اندر. آپ نے ایک فنکشن کیا اور اس کے اندر آپ نے اور باقی سارے لوگوں کو بلایا, سلمان خورشید کو بلایا, سلمان خورشید کی 20 منٹ آپ نے تقریر کرائی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ہم کو بیوقوف بنا رہا ہو. تو میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ بات بہت اچھی لگتی ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ سب ایمان لے آئیں, ہمارا بھی چاہتا ہے کہ سب اچھے لوگ ہو جائیں, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ بھائی سب پڑھے لکھے ہو جائیں. کیا ایسے پر پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل ہے. تو آپ لوگوں کی جس کے بھی جذبے ہیں بہت اچھے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہو جائے, لیکن اب اگر نہیں ہوگا تو ہم کو بیسٹ کو چوز کرنا پڑے گا. مجھے لوگوں نے کہا کہ سب جو اسلامک سینٹر ہے اس میں جو بھی وہاں پر ہو رہا ہے وہ اس کے مقاصد سے ہٹ کر ہے. اس کے مقاصد جو بھی ہیں وہ بہت بہت بہترین مقاصد ہیں اور ہم ان تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. اور پھر سینٹر میں باہر کے لوگ, جن لوگوں کا کوئی تعلق سینٹر سے نہیں ہے, سیاسی جماعتوں سے ہے, وہ آ کے دخل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس پر قبضہ کر لیں. تو اس لیے کسی کو آ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور آپ آئیے اس کا مقابلہ کریے. جب لوگوں نے اصرار کیا, بہت اصرار کیا, تو میں آ گیا. بہرحال سچ کون بول رہا ہے اس کا ثبوت تو داعی لیڈر ہندی کو کسی نے فراہم نہیں کرایا ہے, پر جس طرح سے یہ چناؤ لڑا جا رہا ہے اس سے دلچسپی کی حدیں پار کر رہا ہے. آئیے آپ کو اپنے ممبئی رپورٹر امجد خان کے پاس لیے چلتے ہیں. انہوں نے افضل امان اللہ اور ان کے پینل میں شامل اہم لوگوں سے بات کی ہے. دیکھیے, ہم IAS آفیسر تھے اور 40 سال نوکری کیا. نوکری کے بعد سے ہم ریٹائر کر گئے 65 سال کی عمر میں 2021 میں, اور پھر ہم نے پھر کوئی کام نہیں لیا, کوئی کمپنی نہیں جوائن کیا, کچھ نہیں کیا, اور ہم فری تھے. اور ہم پھر جب دلی میں بس گئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ اسلامک سینٹر جو ہے اس میں جو 20 سال پہلے ہم دیکھا تھا, جو ہم ممبر بنے تھے, اس کے بعد سے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ خالی عمارت بن کے رہ گئی ہے. اس کے ممبرز کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے, اس کا کام کچھ نہیں ہو رہا ہے. اسلامک کلچر کو جو دکھلانا تھا کہ اسلامک کلچر کا کیا کنٹریبیوشن ہے ہندوستان کے کلچر میں, دنیا کے کلچر میں, بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی غریب مسلمانوں کے لیے آپ راحت نہیں دے رہے ہیں, آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. جو جہاں پر مار پیٹ ہوتا ہے آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کی, آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. خالی ایسی بن رہا ہے, وہاں پر شادی ہو رہی ہے, بیاہ ہو رہا ہے, کوئی کام تو ہو نہیں رہا ہے, مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. 4000 ممبرز ہیں, ان کو کچھ نہیں ہے, اور 4000 میں سے ابھی ووٹنگ جو ہو رہی ہے 2000 ممبرز کا ووٹنگ ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ آپ نے 20 سال میں ان کو نوٹس دے کے بلا کے پیسہ جمع کرایا ہوتا. غلطی ممبرز کی ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ممبرز کی غلطی ہے. بھائی آپ 2000 ممبرز کو ایسے ہی آپ کاٹ دیجئے گا, ووٹ نہیں دے سکتے, ہم لوگ کیوں نہیں دیں گے ووٹ؟ تو ہر طرح سے آپ دیکھیے تو بد انتظامی بھی تھی, اور لوگ تو بولتا ہے کہ کرپشن وغیرہ کا بہت سارا تھا, جبکہ کسی نے کہا کہ 300 کروڑ کا گھپلا ہے, تو اتنا گھپلا ہے اس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. وہ تو جو نیا جو جیت کے آئے گا, جس کو ووٹرز ووٹ دیں گے, اللہ جس کو نوازے گا, وہ اپنا انکوائری کرائے, جو بھی کرے. لیکن اس سینٹر کو دیکھیے, اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور ووٹرز نے ووٹ دیا, اس سینٹر میں اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ اس ٹائم پتہ چلے گا جب کہ آپ ممبر ہیں اور آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتا ہے, ارے تم اسلامک کلچرل سینٹر کے ممبر ہو دلی والے کے, تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا سینٹر ہے. تب جو آپ کو فخر ہوگا وہ میرا ٹیسٹ ہوگا, کہ ہر ممبر کو فخر ہو کہ وہ اس آرگنائزیشن کا ممبر ہے, اور وہ وہاں آئے تو وہاں اچھا اس کو لگے, پڑھنے کی لائبریری والا ہو, چاہے کلچرل شوکیس ہو, چاہے ریسرچ ہو. ہم لوگ کے یہاں بہت سارے لوگوں پر ریسرچ کرنا ہے. بہت شکریہ آپ مجھے موقع دیا آپ کی ٹی وی کو بات کرنے کے لیے. اسلامک کلچرل سینٹر ہے وہ, انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر, جو دلی کے بالکل ہارٹ میں موجود ہے. اور یہ ادارہ 2004 میں اس کا انوگریشن ہوا. حالانکہ اس کا سفر جو ہے وہ قریب 40 سال پرانا ہے. اور
जब मैं एंटर हुआ यहाँ 2019 में तो करीब 3200 मेंबर थे करीब, और अब हैं करीब 4000 के आसपास मेंबर। लेकिन जब मेंबरशिप ऑडिट हुआ, कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो मेंबरशिप ऑडिट हुआ, उसमें जिन मेंबरान ने सब्सक्रिप्शन जमा नहीं किया, सालाना सब्सक्रिप्शन, उनको वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया, मतलब दे कैन नॉट वोट। तो अब करीब 2054 एग्जैक्टली मेंबर हैं जो अगले आने वाले इलेक्शन में वोटिंग करेंगे। देखिए, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसमें आप देखेंगे तो ये कार्ड आपके सामने है, इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे हो। 5 मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इस्लामिक सेंटर के हैं, और उसके अंतर्गत क्या काम हो सकते हैं उन पे मुश्तमिल, वो भी हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, टीम अफजल अमानुल्लाह, उसमें हमने लिखने की कोशिश की है। यहाँ बेसिकली ब्रदरहुड, हारमनी और इस्लामिक कल्चर को कैसे फैलाया जाए, और इस्लाम के लिए अगर किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको कैसे दूर किया जाए। ये इसका मतलब जो लबुलबाब है वो ये है कि इस्लामिक सेंटर शुड फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड टू बिल्ड द कंट्री बेसिकली। तो ये उसका काम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 20 साल में कुछ बहुत नुमाया काम या ऐसा मेंशनेबल काम, कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो पिछले 20 साल में हुआ हो। रही बात कि ये मुसलमानों का सेंटर है, बिल्कुल है, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, लेकिन उसमें हमारे यहाँ करीब 18 से 20% नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हैं। हमारे यहाँ होली मिलन होता है, हमारे यहाँ ईद मिलन होता है, हमारे यहाँ गुरपूरब पे भी प्रोग्राम होता है। तो हारमनी के छोटे छोटे कार्यक्रम हम करते हैं, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए, इंटरनेशनल डायलॉग होना चाहिए। कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कंट्री में जिस पे हमें यहाँ बात करके गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए, वो यहाँ हुआ नहीं। और जब बिल्डिंग यहाँ नहीं थी, बिल्डिंग बनी भी नहीं थी, तब यहाँ सिविल सर्विसेज की कोचिंग होती थी, IAS IPS निकलते थे। लेकिन बनने के बाद इसके वो सिलसिला बंद हो गया। मैं जब 2019 में आया तो इस कोचिंग को, सिविल सर्विस की कोचिंग को रिज्यूम किया गया, लेकिन उसके अच्छे नतीजे सामने नहीं आए, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ बच्चा। तो अब जो इलेक्शन के बाद जो टीम चुन के आई, अगर मैं उसमें रहा तो हम मिलके, अफजल अमानुल्लाह साहब एक अच्छे कैंडिडेट हैं, तो हम मिलके उस पे जो लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, जो मेंबर्स चाहते हैं कि यहाँ काम होना चाहिए, वो हम काम करेंगे, उन्हीं से बात करके काम करेंगे और अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। हाँ, देखिए, ये कमी महसूस की गई कि चूँकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है सभी का होना चाहिए। लिहाजा जो मुंबई चैप्टर के हमारे मेंबर्स हैं IACC के, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि किसी एक को यहाँ से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लिहाजा इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप जो है इसका नॉमिनेशन कीजिए मुंबई IAC चैप्टर की तरफ से, इसलिए मैंने उसका नॉमिनेशन किया। इसका विजन क्या है? देखिए, एक बड़ी बेचैनी की सी बात है कि यहाँ 3 पैनल आए और तीनों लोगों ने जो बात कही वो ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पूरे हिंदुस्तान के हर मेट्रो सिटी में और बड़े शहर में होना चाहिए। मुंबई में होना चाहिए, चेन्नई में होना चाहिए, कोलकाता में होना चाहिए, सब जगह जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की एक ब्रांच होना चाहिए, उसको वहाँ के लोग देखें। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कौम का दर्द हमारा ये नहीं है कि इस्लामिक सेंटर हर जगह बने और वहाँ पे लोग बैठकर नाश्ता करें, चाय पिएं और वक्त गुजारें और चले जाएं। इस वक्त कौम को जो ज़रूरत है वो ज़रूरत एजुकेशन की ज़रूरत है, और अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, IAS कोचिंग की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अगर सिविल सर्विस की कोचिंग स्टार्ट करता है तो हमारे जो मेंबर्स हैं उसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे, वो हमारी ज़रूर हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की सिविल सर्विसेज की जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे हिंदुस्तान में हो। अच्छे इस्लामिक स्कूल्स होने चाहिए और अच्छे कल्चर जो है हमारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। मेरा नाम अतहर ज़िया है और मैं मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए लड़ रहा हूँ। कम्युनिटी में हमारे लोग हैं वो इसके मेंबर हैं और इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत है और इससे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चुनाव बहुत ज़रूरी है कि सही लोग यहाँ पे आएँ और हमारी कम्युनिटी के लिए जो बहुत से काम हैं
جس میں ایک اسلامک سینٹر ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے ان کے پروموشن میں، وہ کرے۔ تو چناؤ تو ایک طرف سے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کے 4-5 کینڈیڈیٹ ہیں جس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کنسنسس ہو جائے تاکہ کوئی غلط لوگ نہ آ پائیں۔ کیسے مسلمس کی پارٹیسپیشن گورنمنٹ میں، بزنس میں، پروفیشن میں زیادہ بڑھ سکے، اس کے لیے ہم اچھے جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسپانسر کریں، بیسٹ کوچنگ انسٹیٹیوٹس میں کیریئر کاؤنسلنگ کا کام کریں، پروفیشنل ہیلپ دیں لوگوں کو، اور بزنس کا ایک سینٹر ہو جہاں مسلم بزنس مین ان کو ہم نیٹ ورکنگ کرا پائیں، ان کو پروموٹ کرا پائیں۔ بھلے ہی انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کو سیاست سے دور رکھنے کی بات ہوتی رہی ہے، لیکن جتنے نام بھی چناؤ میں سامنے آئے ہیں کہیں نہ کہیں سیاست سے سیدھے طور پر جڑے رہے ہیں۔ سلمان خورشید کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں تو افضال امان اللہ ان سید شہاب الدین کے داماد ہیں جو بہار کی کشن گنج سیٹ سے 2 مرتبہ سانسد رہے اور لالو یادو کے قریبی نیتاؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی ودھایک اور بہار سرکار میں ہی کیبنٹ منتری بنائی گئیں جو افضل امان اللہ کی پتنی تھیں۔ خیر، اگست میں ہونے والا یہ چناؤ آگے اور کیا رنگ دکھائے گا اس کے لیے انتظار کیجیے اور دیکھتے رہیے دی لیڈر ہندی، کھری بات مضبوطی کے ساتھ۔